नमस्कार भाइयों, मैं निर्देश रोय। मेरा आज का ये वीडियो गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, जो 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में कौशाम्बी प्रयाग में की थी। श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र घटोत्कच 280 ईस्वी से 318 ईस्वी तक राजा बना। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक पहला प्रसिद्ध शासक था। इसने गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने राज्यारोहण 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद से मिलती है। इस अभिलेख की रचना इसके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त को स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के समुद्रगुप्त के प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का नायक भी कहा जाता है। यह विष्णु का उपासक था तथा संगीत प्रेमी था, जिसका प्रमाण उसके प्राप्त सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र से ज्ञात होता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। समुद्रगुप्त परम भागवत, जो कि प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, विक्रमक तथा कविराज की उपाधियां भी धारण की थीं। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में महाबोधि संगाराम नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी। संजान ताम्रपत्र के अनुसार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहले शासक गुप्त शासक ही थे। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड शासक बना। चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश का महानतम सम्राट था। इसका शासन 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर उन्हें पश्चिम भारत से समाप्त कर दिया। इस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। ये सिक्के व्याघ्र शैली के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के निकट महरौली नामक स्थान पर इसने लौह स्तंभ का निर्माण भी चतुर्थ सदी में कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न, कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, तालभट्ट, घटकपर, वरामिहिर, वररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त फर्स्ट 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक शासक बना और इसने महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की। कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 465 ईस्वी तक शासक बना। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर विक्रमादित्य तथा किरमादित्य की उपाधियां धारण की। स्कंदगुप्त गिरनार स्थित सुदर्शन झील पर बने बांध का जीर्णोद्धार अपने गवर्नर पंडदत्त द्वारा कराया। स्कंदगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था। स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त थर्ड का पुत्र विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। देश के शासक को गोपना कहते थे। सर्वोच्च सेनापति महादंड नायक कहलाता था। दंड पासिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। महासुपति अश्व सेना का अध्यक्ष होता था। खिल्य भूमि, जो जोतने योग्य भूमि न हो, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि हो, क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि कही जाती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा था। गुप्त काल में स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल के समान सम्मान प्राप्त नहीं था, किंतु स्त्री व पुरुष को समान अधिकार प्राप्त था। गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम कायस्थ, इसका उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में है, का उल्लेख मिलता है। 510 ईस्वी में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य ऐरन अभिलेख भानुगुप्त में मिलता है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें दिनार कहते थे, तथा मंदिरों व ब्राह्मणों को सर्वाधिक दान दिया। प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कांची, मथुरा, अयोध्या आदि थे। गुप्तकालीन कृषि का विवरण विरत संहिता व अमरकोश में मिलता है। गुप्तकाल कला व स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध रहा था। सिंचाई के लिए रहट तथा घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। बुद्धगुप्त
ने पहाड़पुत्र ताम्रपात्र बनवाया था। गुप्त काल में कुल उपज का 1/6 हिस्सा कर लिया जाता था। गुप्त काल की दरबारी भाषा संस्कृत थी। दसपुर, बनारस, मथुरा व कामरूप कपड़ा उत्पादन के बड़े केंद्र थे। विरत संहिता में कम से कम 22 रत्नों का उल्लेख मिलता है। उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। राजधर्म वैष्णव धर्म था। राजभाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। विष्णु ही गुप्त काल के लोकप्रिय देवता भी हैं। वराह तथा कृष्णा की पूजा का चलन आरंभ हुआ। बाल विवाह का प्रारंभ इस काल में हुआ था। आर्यभट्ट खगोल व तारेगना बिहार में वेधशाला निर्माण कराया। सूर्य ग्रहण की व्याख्या की। दशमलव का ज्ञान कराया। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह बताया। यह सभी आर्यभट्ट ने बताए थे। बाल्यकाल हस्तायुर्वेद गुप्त काल के पशु चिकित्सक थे। विश्व भर में बाइबल के बाद सबसे प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित 15 भारतीय भाषाओं तथा 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ था। मूल रूप से यह संस्कृत में लिखा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम पहली भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता यूरोपीय भाषा में अनुवादित दूसरा ग्रंथ है। ज्योतिष विज्ञान को गणित से आर्यभट्ट ने अलग किया। भारतीय आयुर्वेद का पिता धन्वंतरी को कहा जाता है। सिद्धसेन, न्यायावतार, अमर सिंह, अमरकोश, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, भास, सुपन दास दत्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, वराहमिहिर, वृत सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, वराहमिहिर की वृत सिद्धांत और पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टेयी पुस्तक लिखी गई हैं इन सभी के द्वारा। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई है। मंदिर कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ था। वैदिक ग्रंथों व रामायण महाभारत तथा सूत्रों को लिपिबद्ध भी गुप्त काल में ही किया गया था। मूर्ति कला से गांधार शैली का प्रभाव समाप्त हो गया था। शिखरयुक्त मंदिरों का निर्माण अजंता शैली चित्र बाग व मालवा गुफाओं से मिले। अजंता कलाकृतियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और गुप्त काल की हैं। बाग गुफाएं किसी धर्म से संबंधित नहीं तथा लौकिक हैं। गुप्त स्थापत्य का बेजोड़ नमूना देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व निर्मित मेहरौली दिल्ली लोह स्तंभ चंद्रगुप्त सेकंड ने उदयगिरी में निर्माण कराया था जिसे इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली लाया गया। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। सिक्के यूनानियों के संपर्क में आने से पहले भारत में आहत सिक्कों का प्रयोग होता था जिन पर कोई मुद्रा लेख नहीं होता था। यवनों ने ऐसे सिक्के चलाए जिन पर एक तरफ राजा और दूसरी तरफ देवता की मूर्ति या कुछ अन्य चिन्ह होते थे। यूनानी सिक्के दीर्घम कहलाते थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो यूनानी शासकों ने ही चलाए थे। भारत में प्राप्त सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मौर्योत्तर काल के हैं। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने चलाए। संख्या में सर्वाधिक सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। हूण मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। हूणों की राजधानी बल्ख थी। स्कंदगुप्त से पराजित होने के बाद हूणों ने गांधार में शरण ली। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात 500 ईस्वी में तोरमाण के नेतृत्व में हूणों ने पुनः आक्रमण किया। तोरमाण ने काबुल, कंधार, सीमा प्रांत, पंजाब और कश्मीर पर विजय प्राप्त की। तोरमाण की मृत्यु 520 ईस्वी से पूर्व ही बनारस में हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र मिहिरकुल शासक बना। इसकी राजधानी सांकल या सियालकोट थी। मिहिरकुल ने बौद्ध स्तूपों व विहारों को नष्ट तथा बौद्धों की हत्या करना शुरू कर दिया। मिहिरकुल की हार का उल्लेख मंदसौर अभिलेख में मिलता है। इसे मालवा शासक यशोधर्मा ने परास्त किया था। मिहिरकुल की मृत्यु के पश्चात हूणों का पतन हो गया। धन्यवाद भाइयों।